आप सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स के सीरीज में एक वीडियो को देख चुके हैं और इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 1 जो है आपके चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। जो लोग इस क्लास को कर रहे हैं वो कम से कम इस वाले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स में सबसे पहले मूलभूत अवधारणा को समझ रहे हैं। यहाँ पे हम कई सारे चैप्टर को देखे थे, जहाँ पे हम लोग बात भी कर चुके थे सारे चैप्टर के बारे में, और इसी सभी चैप्टर के क्रम में सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट मूलभूत अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहे थे। और इस मूलभूत अवधारणा में हम लोग अर्थशास्त्र का सिर्फ और सिर्फ परिभाषा ही पिछले क्लास में देखे थे। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। वहीं जॉन मार्शल को देखते हैं तो जॉन मार्शल अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया है। अगर हम रॉबिन्स महोदय को लेकर चले तो इन्होंने अर्थशास्त्र को सीमित साधन के रूप में परिभाषित किया है और उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने सीमित साधन से असीमित इच्छा की पूर्ति करेंगे, और इस असीमित इच्छा की पूर्ति के लिए इंसान, व्यक्ति जो भी है वह वैकल्पिक स्रोत की खोज कर लेता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पॉल सैमुएल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र का परिभाषा। तो इन्होंने कहा, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के आधार पर जब हम किसी भी वस्तु और सेवा के आयात, निर्यात, उत्पादन, उपभोग, वितरण करें और वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखें तो उसे ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। यह किसके अनुसार था? पॉल सैमुएल्सन के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, रॉबिन्स महोदय, पॉल सैमुएल्सन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, मतलब कौन सा मेल मिलान जो है वह इसमें से सही है। रॉबिन्स महोदय क्या धन का विज्ञान कहे थे? नहीं, धन का विज्ञान किन्होंने कहा था? एडम स्मिथ ने। मार्शल महोदय ने क्या कहा था? लोक कल्याण, ये सही है। एडम स्मिथ ने क्या कहा था? धन का विज्ञान। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सीमित साधन और मानव कल्याण, ये गलत है। यह किन्होंने दिया था? रॉबिन्स महोदय ने। पॉल सैमुएल्सन, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति, है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन से ऑप्शन सही होंगे? नंबर 2 जॉन मार्शल लोक कल्याण कहे हैं, यह सही है। पॉल सैमुएल्सन वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता कहे हैं, यह सही है। एडम स्मिथ धन का विज्ञान कहे थे, मतलब ये गलत है। और रॉबिन्स महोदय सीमित साधन कहे थे, इसका मतलब धन का विज्ञान गलत है। तो पूछा क्या है? कौन से युग्म सही है। तो कौन से युग्म सही है बताइए आप ही। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, उपयुक्त में से चारों युग्म सही। कितने युग्म सही है? दो युग्म। कितने युग्म? दो युग्म। दो मैच इसमें ऐसा है जो क्या है? सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या क्या है। तो फिर से थोड़ा रिकॉल कर लीजिए। एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? धन का विज्ञान। जॉन मार्शल के अनुसार लोक कल्याण। रॉबिन्स महोदय के अनुसार सीमित साधन। पॉल सैमुएल्सन के अनुसार वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर अर्थशास्त्र को परिभाषित किए हैं। अब समझते हैं अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थशास्त्र के प्रकार को अगर हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के दो प्रकार होंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। कैसा अर्थशास्त्र कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। बृहद कहने का मतलब क्या? बड़ा, और सूक्ष्म कहने का मतलब क्या? छोटा, माइक्रो। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें केवल व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। इसमें केवल व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा किया गया उपभोग
उत्पादन या वितरण, आयात और निर्यात, या एक कंपनी द्वारा किया गया उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात और निर्यात, या फिर एक समुदाय के द्वारा, समुदाय कहने का मतलब क्या है, ग्रुप के द्वारा उत्पादन किया जाए, उपभोग किया जाए, वितरण किया जाए, आयात या निर्यात किया जाए। तो जब हम एक व्यक्ति से संबंधित, एक कंपनी से संबंधित या एक समुदाय, कुछ लोगों का जो ग्रुप है उससे संबंधित जब हम उपभोग, उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि क्रियाकलाप को जब हम शामिल करते हैं तो उसे ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर से समझिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे, तो इसमें केवल व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है, जैसे एक व्यक्ति द्वारा किया गया उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात या निर्यात, या फिर एक कंपनी के द्वारा किया गया उत्पादन, उपभोग, या फिर एक समुदाय के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा किया गया उत्पादन या उपभोग। आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक समुदाय, एक छोटे स्तर पे जब हम इन सभी क्रियाकलापों को लेकर चलते हैं तो इसे ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब समझते हैं समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। बृहद का मतलब क्या, बड़ा, है ना। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। व्यष्टि में क्या करते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाकलाप को शामिल करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को शामिल करते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शुल्क। जब हम संपूर्ण देश की गरीबी के बारे में बात करें, संपूर्ण देश के बेरोजगारी के बारे में बात करें, जब संपूर्ण देश के मुद्रास्फीति के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब व्यक्तिगत आधार पर बात हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व से व्यक्ति, व से व्यष्टि। जब व्यक्तिगत आधार पर बात हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, लेकिन जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात हो तो समष्टि अर्थशास्त्र। एकदम सिंपल सा जोड़ के याद रखिएगा, व से व्यक्ति, व से व्यष्टि, सा से संपूर्ण, सा से समष्टि। तो व्यक्ति का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इतना तक पहले फिर से रिकॉल कर लीजिए। व्यष्टि को हम लोग सूक्ष्म भी कहेंगे, समष्टि को बृहद भी कहेंगे। व्यष्टि का संबंध व्यक्ति से होगा, समष्टि का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िएगा, है ना। निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समष्टि अर्थशास्त्र में देश में, देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे डिकोड कर लीजिए इसको, देश में प्रचलित वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब किसी भी वस्तु और सेवा के मूल्य को शामिल करते हैं तो अगर हम देश स्तर पे बात कर रहे हैं, मतलब बृहद स्तर पे बात कर रहे हैं, है ना, तो यह कौन सा अर्थशास्त्र कहलाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। तो क्या यह कथन सही है? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन पढ़िए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बजाय व्यक्ति केंद्रित आर्थिक इकाइयों को शामिल करते हैं। हाँ भाई, यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है, व्यक्ति से होता है। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? फिर से पढ़िएगा, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है? पहला भी कथन सत्य है, दूसरा भी कथन सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। मतलब कौन से कथन सत्य नहीं है, तो ना ही एक ना ही दो, क्योंकि यह दोनों कथन क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र का परिभाषा, तो अर्थशास्त्र के परिभाषा से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम लोग पढ़े अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र के प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी तक हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा देख चुके हैं इन चारों व्यक्तियों के अनुसार। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अर्थशास्त्र के प्रकार, दो प्रकार, व्यष्टि और समष्टि। आगे हम लोग देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी का संबंध हमेशा धन से होता है। किससे होता है? धन से होता है। आर्थिक क्रिया का संबंध किससे होता है? धन से होता है। इसीलिए अर्थशास्त्र में केवल और केवल उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है जिसका संबंध किससे हो? धन से हो।
आर्थिक क्रिया का संबंध किससे होता है? धन से होता है। और अर्थशास्त्र में केवल उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल किया जाता है जिसका संबंध किससे होता है? धन से होता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, है ना। सपोज मान लिया जाए कि हम किसी कोचिंग में गए पढ़ाने के लिए, है ना, और हम पढ़ाए मतलब कोचिंग में हम क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, है ना। और कोचिंग में पढ़ाने के बदले मुझे कुछ पैसा मिल रहा हो, तो हमारे सेवा का संबंध किससे है? धन से। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? आर्थिक क्रिया। लेकिन वैसे ही सोचिए, हम कोचिंग में इकोनॉमिक्स पढ़ाने गए और पढ़ा करके आए, तो मेरा जो भाई है या मेरी जो बहन है वह कहती है कि भैया आप कोचिंग में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ज़रा मुझे भी पढ़ाओ। हमने कहा हाँ हाँ बैठो बैठो, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। बैठाए, उसको बहुत बढ़िया से पढ़ाए, और हम क्या दे रहे हैं? उसको सेवा दे रहे हैं। पढ़ाना मतलब क्या? हम उसको सेवा दे रहे हैं। लेकिन जो मेरा भाई है या जो मेरी बहन है, ये इस सेवा के बदले मुझे पैसा नहीं दिया। तो हम अपने गए पापा के पास, कहें कि देखिए हम अपने भाई और बहन को पढ़ाएं, हम सेवा दिए, लेकिन इस सेवा के बदले मुझे पैसा नहीं दिया गया। तो मेरे पिताजी कहते हैं रुको ना, हम एक डायरी निकालते हैं, और इस डायरी में जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर के अब तक वो हम पे कितना खर्च किए हुए हैं ये हमको बताने लगे। और टोटल कुछ अमाउंट था, लगता है लाखों में था शायद। तो कहते हैं कि पहले तुम ये वाला पैसा दो, तब तुमको भाई और बहन पढ़ाने का पैसा देगा। फिर हम पैसा नहीं मांगे कि नहीं भाई ये बहुत भारी मुसीबत में हम पड़ जाएंगे। उदाहरण देने का मतलब है कि देखिए कोचिंग में जब हम पढ़ाने गए तो इस सेवा के बदले हमको पैसा मिला, तो इस क्रिया को हम लोग कहेंगे आर्थिक क्रिया। क्यों? क्योंकि इसका संबंध किससे है? पैसा से है। लेकिन जैसे ही हम भाई बहन को पढ़ाए और उस सेवा के बदले हमको पैसा नहीं मिला, तो इस क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका संबंध धन से नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखिएगा। आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका संबंध किससे होता है? धन से होता है। किससे होता है? धन से होता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था में केवल और केवल उन्हीं वस्तु और सेवा को शामिल करेंगे जिसका धन से संबंध हो, जिसका पैसा से संबंध हो। जैसे वस्तु और सेवा में हम लोग सबसे पहले उदाहरण देखें सेवा का, तो कौन सा सेवा? कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो हमको पैसा मिला, अर्थात इसका संबंध किससे है? धन से। लेकिन जैसे ही भाई बहन को पढ़ाए हमको पैसा नहीं मिला, इसका मतलब इस क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बदले हमें कोई पैसा नहीं मिला है। थोड़ा वस्तु को देख लीजिए, है ना। कोई भी वस्तु उठाइए, जैसे आप अपने घर में थोड़ा ऊपर देखिएगा तो फैन लगा हुआ मिलेगा। क्या इस फैन का संबंध धन से है? तो हाँ भाई, इसीलिए यह क्या होगा? आर्थिक क्रिया में शामिल होगा। बल्ब को देखिए, पेन को देखिए, कॉपी को देखिए, ये सभी का संबंध किससे है? धन से है। इसीलिए इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे? तो आर्थिक क्रिया में शामिल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा पढ़े हैं एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, रॉबिन्स और पॉल सैमुएल्सन के अनुसार। उसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र का प्रकार पढ़े, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का संबंध किससे हो गया? धन से। अब थोड़ा यह देख लीजिए कि आर्थिक क्रिया से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रियाओं में शामिल होता है? पहला, पटाखों का उत्पादन। तो पटाखा का उत्पादन करेंगे, उसे बेचेंगे, इसका मतलब इससे हमको क्या प्राप्त होगा? धन। तो इसका मतलब यह आर्थिक क्रिया में शामिल होगा। दूसरा, सरकारी अस्पताल में कार्य। जो भी सरकारी अस्पताल में कर्मचारी काम कर रहे हैं, उस सेवा के बदले उन्हें क्या मिल रहा है? धन। इसका मतलब यह आर्थिक क्रिया में शामिल होगा। मछुआरों द्वारा मत्स्य पालन और विक्रय, मतलब मछुआरा मछली का पालन कर रहे हैं और उसे बेच भी रहे हैं, तो इसको जब बेचेंगे तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? धन। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? धन से है, इसीलिए यह आर्थिक क्रिया में शामिल होगा। चौथा ऑप्शन है किसान द्वारा धान का उत्पादन और उपभोग। मतलब किसान धान को उपजा रहा है, उत्पादन कर रहा है, लेकिन खुद ही उसका उपभोग कर जा रहा है, खर्च कर जा रहा है। तो क्या यह आर्थिक क्रिया में शामिल होगा? तो नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि धान तो उत्पादन किया, लेकिन वह खुद खर्च कर गया, खुद उसको खा पी गया भाई, उसको बाजार में बेचा नहीं, इसलिए बाजार में बेचा नहीं तो उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई।
इसीलिए किसान द्वारा धान का उत्पादन और उपभोग आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक क्रिया में शामिल होंगे? तो केवल एक कार्य, केवल दो कार्य, या केवल तीन कार्य, या उपर्युक्त सभी। तो कितने ऑप्शन सही हैं? तीन, पहला, दूसरा, तीसरा। ये तीनों का संबंध किससे है? धन से, अतः यह आर्थिक क्रिया में शामिल होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? सही। ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि यह धान का उत्पादन कर रहा है और स्वयं ही उसका उपभोग कर जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले परिभाषा के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद अर्थशास्त्र के प्रकार के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, समष्टि और व्यष्टि। उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आर्थिक क्रिया, और आर्थिक क्रिया के आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो इस प्रकार के हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये ऑप्शन चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, है ना। तो आर्थिक क्रिया का संबंध किससे होता है? धन से, पैसा से। तो अभी हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा देख चुके हैं, अर्थशास्त्र का प्रकार कितने प्रकार के होंगे, आर्थिक क्रिया क्या है उसे समझ चुके हैं। अब हम लोग अर्थव्यवस्था की ओर चलते हैं। अर्थव्यवस्था को समझने से पहले थोड़ा सा अगर डेफिनेशन देखें अर्थशास्त्र का, तो यह डेफिनेशन कहता है कि जब किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि क्रियाओं से संबंधित जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो इसमें ही बस एक दो टर्म को जोड़ दिया जाएगा। जैसे जब किसी देश की भौगोलिक सीमा में ये सभी क्रियाएं उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात होने लगे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में अर्थात उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन जब किसी देश की भौगोलिक सीमा में किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात ये सभी क्रियाएं होने लगती हैं तो उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। एकदम सिंपल सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। जब हम अध्ययन करें तो अर्थशास्त्र कहलाएगा, लेकिन जब ये सभी क्रियाएं जमीनी स्तर पे होने लगे तो उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर से देखिए, जब इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र कहेंगे। और जब ये सभी प्रक्रियाएं जमीनी स्तर पे होने लगे तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब हम लोग समझते हैं अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं। प्रकार कहिए, क्षेत्रक कहिए, या इंग्लिश में इसे सेक्टर कहिए। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः तीन क्षेत्रक होते हैं। कितने क्षेत्रक होते हैं? तीन। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। फिर से देखिए, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक? तीन क्षेत्रक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक को भी कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में, चतुर्थ क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। तो टोटल कितने क्षेत्रक हो गए? 5। ऐसे मुख्यतः कितने होते हैं? तीन। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चतुर्थक और पंचम। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले हम लोग अभी तक अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे थे, उसके प्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र का परिभाषा समझे हैं 4 व्यक्ति के अनुसार, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, जॉन मार्शल और पॉल सैमुएल्सन। उसके बाद अर्थशास्त्र का प्रकार देखें, व्यष्टि और समष्टि। उसके बाद आर्थिक क्रिया देखें जिसका संबंध किससे था? धन से। उसके बाद अर्थव्यवस्था को समझे कि जब किसी देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात इत्यादि क्रियाएं होने लगती हैं तो उसे क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था। और जब यही प्रक्रियाएं उत्पादन, उपभोग, वितरण, आयात, निर्यात का जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चतुर्थक और पंचम। आई होप यहां तक आप सबों को समझ में अच्छे तरीके से आ गई होगी। कहीं से कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं उसका 100% सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा, है ना। तो यहां तक आप लोग रिवीजन करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम। ये सभी क्षेत्रक को हम लोग
अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, उत्खनन, है ना, निर्माण, विनिर्माण, सिंचाई, भंडारण, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, लोक प्रशासन, अनुसंधान और विकास, खुदरा व्यापार, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, साइंटिस्ट लोग, ये सभी टर्म को हम लोग किस किस क्षेत्र में रखने वाले हैं, यह पढ़कर बहुत ही मजा आएगा, है ना। ये सभी चीज़ हम लोग देखते होंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। अगर आप 9th क्लास में ठीक से पढ़े होंगे तो आपको ये सभी टर्म देखने को मिल जाएंगे 9th और 11th में। तो अगली क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, यहीं से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।